हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग ज्ञान बिंदु चेस अकेडमी द्वारा जो बिहार लोगों का पीटी होमवर्क से स्टार्ट हुआ है, इसको हम देख रहे थे। और दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 9 पर। अभी तक दोस्तों हमने आप सभी के लिए डे 1 से लेकर के डे 8 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने आप सभी की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रखा है। आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट को देखिएगा और जितनी भी क्लास है ना सभी को देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे करंट अफेयर्स जो क्लास में आपको करवाते हैं यूट्यूब पर, यदि इसको आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको उसमें हम बताए थे सिपरी की रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिपरी द्वारा जो जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का रैंक कौन सा, स्थान कौन सा दोस्तों। तो सिपरी के द्वारा जो है ना परमाणु हथियार में कितना रैंक है, छठा स्थान है किसका, तो भारत का। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास 170 हथियार है, और जबकि जो इंडिया में है उसमें आपको 172 हथियार हो चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान से आगे बढ़ चुका है कौन सा, इंडिया परमाणु हथियार के मामले में। और किस रैंक पहुंच चुका है दोस्तों, तो छठे स्थान पर पहुंच चुका है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार। और दोस्तों हम बात करें कि टॉप पे कौन है, तो पहला देश कौन सा, अमेरिका है। ठीक है, दूसरा के पास रशिया है, तीसरा ब्रिटेन है, चौथा फ्रांस है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो जो हमारे पास छठा स्थान पर कौन आ जाएगा, तो हमारा देश भारत आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि परमाणु हथियार मामले में शीर्ष देश कौन सा है। तो जो परमाणु हथियार है इसके मामले में शीर्ष देश की हम बात करें तो कौन सा है, यूएसए है। ठीक है, अमेरिका होगा। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण केंद्र कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था आपके पास 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था कब हुआ था, 1974 में हुआ था। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना जो मसाला ब्रांड है उसने एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, तो वह कौन सा है, हांगकांग है। ठीक है, तो हांगकांग एक ऐसा देश है जिन्होंने जो भारतीय मसाला ब्रांड है एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। क्या है कि भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में जो बड़ी इलायची है इसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। और मसालों की रानी किसे कहते हैं, तो इलायची जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मसालों की रानी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और दोस्तों जो कार्डमम पहाड़ी है ये की अवस्थिति यानी कि लोकेशन कहाँ पे स्थित है भारत में, तो जो कार्डमम पहाड़ी है इसकी अवस्थिति कहाँ हो जाएगी, तो केरल में हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मसालों के बगीचा के नाम से भी हम लोग केरल को जानते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस सवाल का। क्या है कि किन दो यूरोपीय देशों को शेंगन क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ऐसे कौन से यूरोपीय देश हैं जिसको शेंगन क्षेत्र में शामिल किया गया है, वो कौन सा देश है, बुल्गारिया और रोमानिया। ऐसे दो देश हैं जिनको यूरोपीय देश है जिनको शेंगन क्षेत्र में अभी रिसेंटली में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि शेंगन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो शेंगन क्षेत्र है इसमें यूरोप के कितने देश शामिल है, 29 देश, 29 देश जो है शेंगन क्षेत्र में यूरोप के शामिल हैं। अगला है कि यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्रों का संघ क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जो यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, शेंगन कहते हैं। यानी कि जो इसमें 29 देश हैं, आपको हम बताए थे इसमें जो 29 देश हैं ये सभी जो है ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के देश में जो है ना वीजा मुक्त यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, घूम सकते हैं। और दोस्तों भारत के संविधान में जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबिल लेकर शपथ ग्रहण किया है। तो दोस्तों ब्रिटेन के सांसदों ने क्या था, जो भारतवंशी सांसद थे, मतलब भारतीय मूल के हैं लेकिन वहाँ के सांसद बन चुके हैं ब्रिटेन में, तो उन्होंने क्या किया था कि हाथों में गीता और जो है बाइबिल लेकर के शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों भारत में जो संसदीय व्यवस्था है ना, संसदीय व्यवस्था ये कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से अपने देश के संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है। तो दोस्तों जो लेबर पार्टी है ना वो कहाँ बनी है, तो ब्रिटेन में बनी है। और ये प्रश्न ये भी पूछता है कई बार आपके एग्जाम में, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस वक्त ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो दोस्तों आपको बताना होगा उस वक्त थी लेबर पार्टी की सरकार थी वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य कौन देश बना है।
ठीक है। तो दोस्तों जो शंघाई सहयोग संगठन है इसका 10वां अस्थायी सदस्य कौन बन चुका है? तो बेलारूस बन चुका है। ठीक है, कौन सा? बेलारूस जो है वो शंघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य बन चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो एससीओ हमारे पास है, एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? यहाँ पे अस्ताना में किया गया था। कहाँ पे? अस्ताना में एससीओ 2024 का आयोजन किया गया था। एससीओ की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो एससीओ है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 ईस्वी में एससीओ की स्थापना होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और इसके संस्थापक कौन थे? कजाकिस्तान जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे एससीओ के स्थापना में। वर्ष 2025 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन बनी है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2025 के लिए जो एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनी है वो कौन से? किंग जाओ बनी है। कौन सी? किंग जाओ बनी है। कहाँ की है? चाइना की है, किंग दाओ। अगला प्रश्न है कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों, उसका नाम क्या है? इंद्रावती। कौन सा? इंद्रावती ऐसा ऑपरेशन है जो हैती में भारतीयों को फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है। अगला है कि हमास के हमले के बाद इजराइल ने से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन है दोस्तों? ये जो है ना आपके पास ऑपरेशन अजय, तो इंद्रावती था। ठीक है, यहाँ पे जो यूक्रेन से जो था ना, यहाँ पे ऑपरेशन अजय हो गया। कहाँ से? हमास वाला। ठीक है, और यूक्रेन से दोस्तों कहाँ था? यूक्रेन से जो वो था कौन सा? गंगा था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो सूडान के लिए दोस्तों जो ऑपरेशन चलाया गया वो कौन सा? कावेरी ऑपरेशन है। कौन सा? कावेरी है। तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा है? तो देवी शक्ति। कौन सा? देवी शक्ति है। कौन सा? देवी शक्ति है। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो थाईलैंड है, यहाँ पे आपको समलैंगिक विवाह को जो है ना अभी मंजूरी दे दी गई है। किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल से नई सेवा देनी होगी? तो दोस्तों कौन सा? म्यांमार देश ने ऐसा किया है। ठीक है, और इस देश में एक पर्वत का नाम कौन सा है? अराकान योमा पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है? तो म्यांमार में है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया। दूसरा कथन है कि यहाँ पे इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि इस आयोग में कुल 31 देश सदस्य हैं। ठीक है, तो आप असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों असत्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो केवल 2 कथन जो यहाँ पे असत्य हो जाएगा, क्योंकि 30 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे 31 दिसंबर होगा। ठीक है, तब ये जाकर के सही होगा। बाकी ये सभी कथन जो है पहला और जो तीसरा था ये कहाँ पे सही है, और गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 गलत है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो विश्व हरित जो अर्थव्यवस्था है इसका 10वां संस्करण, ठीक है, 10th एडिशन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये जो है आपके पास यूएई में, कहाँ पे? यूएई में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, अरब देशों का संरक्षण के लिए। किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा जो है अभी रिसेंटली में क्या किया गया था कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारत के चुनाव भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत के चुनाव आयोग है, ठीक है, और ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो देश कौन सा हो जाएगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों भारत ने जो टाइफून यागी है ना, इसको निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो वो कौन सा? सद्भाव ऑपरेशन। कौन सा? सद्भाव ऑपरेशन चलाया गया है टाइफून यागी से निपटने के लिए। अगला सवाल है कि हाल ही में एनओबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? ये भी सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनओबी यानी कि हाल ही में जो एनओबी है यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। कौन सा? अल्जीरिया जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है नया सदस्य बन चुका है। और इसका स्थापना कब हुई थी? 2015 में इसका स्थापना हुई थी। किसकी? एनओबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है? 2015 में होती है। और इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये संघाई चाइना में स्थित है। ठीक है, और ये ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। किसको? जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है कि किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी है इसका स्थापना कब होती है? 1923 में ये बनाई जाती है स्वराज पार्टी। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे है इसमें दोस्तों कौन कौन है, तो मोतीलाल नेहरू प्लस यादव का बनाया गया था स्वराज पार्टी को, और ये असहयोग आंदोलन के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन पता है दोस्तों कब हुआ था, 1920 में हुआ था। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जैसे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों गया अधिवेशन कब हुआ था, 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। क्या है कि फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जानते हैं, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रंटियर गांधी है यानी कि सीमांत गांधी है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में संबंधित थी, वो कौन सी हो जाएगी, सरकारिया आयोग हो जाएगी। कौन सी सरकारिया आयोग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पुंछी आयोग का संबंध किससे है, तो पुंछी आयोग से आपसे पूछा जाएगा पुंछी आयोग का संबंध किससे होगा, तो केंद्र और राज्य से क्या होगा, पुंछी आयोग का संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि कौन सा पादप हार्मोन पौधे की कोशिकाओं के दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधों की कोशिकाओं के दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है, दोस्तों कौन सा हो गया, ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन करता है। अगला प्रश्न है कि खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होगा वो कौन सा होगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। कौन सा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है ना, इसे दिया जाएगा। दोस्तों इसका पहला इससे पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी अवार्ड था, इसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, दोस्तों जो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री होते हैं उसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, तो वो राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के तरफ से होती है। और स्टेट में दोस्तों क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि मल्लखम किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है, तो दोस्तों मल्लखम जो है ना वो किस राज्य का एक मार्शल आर्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये कौन सा, मध्य प्रदेश का कौन आर्ट हो जाएगा, कौन सा, मल्लखम। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या है कि देखिए मार्शल आर्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। थांगटा, थांगटा कहाँ का है, मणिपुर का है। ठीक है, कलारी पट्टी कहाँ का दोस्तों, तो केरल का कलारी पट्टी। और लाठी कहाँ का है, तो पंजाब का है। लाठी गतका ये कहाँ का, पंजाब का है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूमि आई थी, तो कौन सी ऐसी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जो है ना ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आती थी, वो दोस्तों कौन सी थी आपके पास, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी, मतलब बनाया गया था 1820 में लागू किया गया था। और जमींदारी व्यवस्था थी दोस्तों इसमें 19%, और महलबारी में दोस्तों कितनी थी, 30% यहाँ पे इसकी भू राजस्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब और किस गवर्नर के समय लाया गया था, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना दोस्तों, अधिनियम है, ये कब और किस गवर्नर के समय लाया गया था, तो 1878 में लाया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में इसे लाया गया था। वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं को और शरीर के अन्य अंगों में ले जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग धमनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, धमनी कहते हैं उसे। अगला है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या है, तो चंद्रयान 3 जो है ना, तो चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा है उसका नाम होगा शिव शक्ति। कौन सा होगा, शिव शक्ति यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी, तो दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है ना इसकी शुरुआत कब होती है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत होती है। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए सोनार उपकरण में किस तरंग का प्रयास करते हैं, तो देखिए समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए जो सोनार उपकरण होता है उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं तरंग का, वो कौन सा तरंग होता है, पराश्रव तरंग होता है। ठीक है, कौन सा, पराश्रव तरंग होता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे हैं ये कौन सी यांत्रिक तरंगे होती हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और आवृत्ति के आधार पर जो है ना साउंड निर्भर करती है, जैसे कि अपस्रव हो गया, प्राश्रव हो गया और श्रव होते हैं। ठीक है, यानी आवृत्ति के आधार पर जो होती है अपस्रव होते हैं, प्राश्रव होते हैं, क्या होते हैं, श्रव होती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं अपनी रिपोर्ट किसे सौंप करता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है। और इसकी स्थापना होती है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है ना नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी कि इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास है कि निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग।
तो पहला हमारे पास कौन सा होगा, गामा किरणें हो जाएगा, उसके बाद एक्स किरणें हो जाएगा, उसके बाद पराबैंगनी किरणें हो जाएगी, उसके बाद कौन सा होगा, दृश्य किरणें यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ से जुटे हुए क्षेत्र के साक्ष्य बेलनाकार मुहरे और कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों वो कौन सा सब स्थान हो जाएगा, तो वो है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और एक नदी किस नदी पर हो जाएगी, तो घग्गर नदी पर स्थित है, कौन से, कालीबंगा से है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि मायोपिया में पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है। तो दोस्तों जो मायोपिया होती है, इसके जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस में इस्तेमाल करते हैं, वो होता है कौन सा दोस्तों, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और मायोपिया को हिंदी में क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और उसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वही दोस्तों हम बात करें कि दूर दृष्टि दोष का, उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल लेंस के बने हुए चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहे हैं कि वह पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो दोस्तों वो जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम क्या था, अल्बुकर्क। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि गोवा पर जो है अधिकार किया था। ये कब, 1510 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। कह रहे हैं कि खार्ची पूजा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो खर्ची पूजा त्योहार है ना, ये भारत के जो राज्य है कौन सा, त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप चिली मांडू कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा यहाँ पे चिली मांडू। दोस्तों कहाँ पे, और यहाँ पे तानसेन जो पुरस्कार, तानसेन और खुजराहो, ये कहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। भारत का न्यागरा के नाम से किस जलप्रपात को जानते हैं, या किसे किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों भारत का न्यागरा किसे कहते हैं, चित्रगुप्त प्रपात को जो है, चित्रकूट प्रपात को हम लोग भारत का न्यागरा कहते हैं। और ये नदी कौन सी हो जाएगी, इंद्रावती नदी हो जाएगी। और जो छत्तीसगढ़ राज्य में ये हमें देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन से एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो रेल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, रेल हो जाएगा सार्वजनिक। बाकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, नालको, हिंडाल्को, ये सभी क्या है आपके पास, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अगला सवाल है कि हमारे पास पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था। देखिए जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, ये किससे संबंधित है, ये आपके पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो इसका स्थापना हुई थी 1957 इसकी जो है स्थापना होती है। और ये अपना रिपोर्ट कब सौंपते हैं, 1959 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, ये त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था को उन्होंने रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता समिति को। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ साइंस के क्वेश्चंस को, जैसे कि सही सुमेलित कीजिए। पायरिया से क्या होगा, जीवाणु जनित रोग हो जाएगा, कौन सा, पायरिया। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, तो विटामिन की कमी से होता है। और किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमें रतौंधी होता है। अगला सवाल है आपके पास एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो रक्त में लोहे की कमी से क्या होती है, एनीमिया रोग होता है। और जो रिकेटस होती है, रिकेटस, ये कैल्शियम की कमी से क्या होता है, रिकेटस बीमारी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। ठीक है, पहला कथन है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। ये कथन बिल्कुल सही है कि हीमोफीलिया जो होती है एक अनुवांशिक बीमारी है, ये बातें बिल्कुल सही दे रखी हैं। दूसरा कह रहा है कि हीमोफीलिया में मानव शरीर का प्रभावित अंग पीलिया है। नहीं दोस्तों, ये जो है ना आपके पास क्या होती है, हीमोफीलिया में जो होती है वो जो है पीलिया, इसमें जो है ना आपके पास प्रभावित क्या पूछ रहा है, सॉरी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है दोस्तों होती है, यही क्या है गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये मतलब कि हीमोफीलिया जो होती है अनुवांशिक बीमारी नहीं होती है, ये जो है कथन गलत दे रखा है। पहला वाला ये कथन गलत दे रखा है, हमको गलत चूज करना था इसलिए वजह पहला सही है। बाकी दूसरा कथन हमारे पास है कि हीमोफीलिया मानव शरीर के प्रभावित अंग पीलिया होती है, ये बातें सही दे रखी हैं। ठीक है, और दोस्तों जो हीमोफीलिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल बीमारी कहते हैं। हीमोफीलिया होती है शाही बीमारी का नाम जानते हैं, यानी कि रॉयल बीमारी का नाम जानते हैं हीमोफीलिया को। ठीक है, और इसके वाहक क्या होते हैं, तो फीमेल जो होते हैं। ठीक है, इसके वाहक कौन होते हैं, फीमेल मतलब महिलाएं होती है इसका वाहक। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। तो दोस्तों जो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा है ना, इसका संबंध जो हो जाएगा बीमारी का, वो मानव शरीर की जो आंख होती है इससे क्या होगा, इसका संबंध हो जाएगा। मानव आंत में पाए जाने वाले एंजाइम जो भोजन के पूर्ण पाचन में सहायक होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ से होते हैं, अग्न्याशय से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, अग्न्याशय से जो रहते हैं स्रावित होती है। मानव शरीर को सबसे जनन कोशिका कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ओवा हो जाएगा। और सबसे छोटी जनन कोशिका कौन सी हो जाएगी, स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सी, स्पर्म हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जो नियाग्रा नदी है ना, नियाग्रा नदी, इसकी स्थिति कहाँ पे, यूएसए में देखने को मिलता है हमें। और अशोक मेहता समिति जो है, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत समिति को जो है ना रिकमेंड किया था, और इसकी स्थापना कब हुई थी, बनाया गया
था कब, 1977 में इसको निर्माण बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन से कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तंत्रिका कोशिका जो होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। वही तो हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो आरबीसी दोस्तों क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में हो जाती है। अगला सवाल हमारे पास है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो दोस्तों टी लिम्फोसाइट जो होती है कहाँ उत्पन्न होता है, तो अस्थि मज्जा में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो ब्लड कैंसर होता है उसको आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होता है। तो दोस्तों औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन होती है ना, पेनिसिलिन ये किस कवक से प्राप्त होती है, तो ये पेनिसिलिन जो होती है वो नोटियम से प्राप्त होती है। ठीक है, पोलेसिनियम नोटियम इसका नाम है, इसी से क्या होता है, प्राप्त होता है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है। तो दोस्तों जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ना, ये काइटिन की बनी होती है। किसकी, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, और प्लांट में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको मैच करना है कि एनाफिली जो दोस्तों किससे होता है, तो एनाफिली जो होता है ये किसका, मलेरिया का वाहक है। ठीक है, जो क्यूलेक्स होता है मच्छर, ये क्या है, फाइलेरिया का वाहक होता है। और रेत मक्खी जो दोस्तों होता है ये आपके क्या हो जाएंगे, कालाजार का वाहक हो जाएगा। और सीसी मक्खी जो होती है आपके पास नींद की बीमारी से यहाँ पे संबंधित हो जाएगा। अगला सवाल है कि कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। तो दोस्तों जो कालाजार होता है इसको उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम क्या है दोस्तों, ल्यूमिनेसियासिस। क्या है, ल्यूमिनेसियासिस इसका नाम है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और जो प्रोटोजोआ कौन सी होगी, बालू मक्खी यहाँ पे हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गैस्ट्रो लिग्विटस यहाँ पे हो जाएगा। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता होती है। तो मलेरिया और डेंगू में समानता होती है दोस्तों, वो क्या होता है, कीट और मच्छर का यहाँ पे क्या होती है, समानता होती है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो मच्छर में जो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है इसको खोजा गया था जोनाल्ड सांग और रोल्ड रॉक के द्वारा इसे खोजा गया था। टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है दोस्तों, तो वो कौन सा, टाइफाइड का यहाँ पे नियंत्रण किया जाता है। और दोस्तों टाइफाइड का जो जांच होता है ना उसे किससे करते हैं, मतलब विडाल टेस्ट उसे बोलते हैं, विडाल टेस्ट के द्वारा इसी जांच होती है। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपी टी का टीका दिया जाता है दोस्तों। तो डीपीटी मतलब क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस का ये सुई दिया जाता है। अगला सवाल है कि माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो माइकोप्लाज्मा है ना, इसकी खोज सर्वप्रथम किया था लिवेन हॉक के द्वारा, जो है माइकोप्लाज्मा की खोज किया गया था। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। तो दोस्तों जो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए जो मुक्तजीवी जीवाणु होता है वो कौन सा, राइजोनियम है। कौन सा, राइजोनियम है, राइजोनियम एजोला। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो मानव की जो आंत होती है इसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है दोस्तों, तो इकोलाई जो है बैक्टीरिया मानव के आंत में पाया जाता है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में यौगिक बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक से बदलते हैं उसे क्या बोलते हैं, राइजोबियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोबियम के नाम से जानते हैं। एआईडीएस मानव प्रतिरक्षात्मक विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है, उसे क्या, देखिए वो कौन सा होता है, एचआईवी दोस्तों होता है ना, वो विषाणु द्वारा होता है। कैसे, विषाणु के द्वारा एचआईवी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यहाँ पे, रूबियोला वायरस जो होती है खसरा होता है इससे। वेरियोला वायरस से क्या होता है, चेचक होता है, ये भी सही है। वेरिसोला से क्या होता है दोस्तों, छोटी माता होती है, ये भी सही है। बाकी जो मिक्सो वायरस से क्या होता है ना, प्लेग नहीं होता है, क्या होता है, तो जीवाणु होता है। क्या, जीवाणु मिक्सो वायरस होती है। ठीक है, तो जो मिक्सो वायरस होती है ना दोस्तों क्या किससे होती है, जीवाणु से होती है, ना कि प्लेग से होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे का तार लटकाने पर तांबे के तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया से पता चलता है कि तांबा अधिक क्रियाशील यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित होगी। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना, यही क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित यहाँ पे हो जाएगा।
अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, ये दोस्तों यहाँ पे गलत दे रखे हैं। बाकी एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ये यहाँ पे कथन सही दे रखे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, कह रहा है कि धनायन तब बनता है जब, दोस्तों धनायन कब बनता है, तो आप तो ध्यान रखेंगे धनायन जो वो बनता है ना, वो बनता है दोस्तों जब ये त्याग करता है, ठीक है, पॉजिटिव जब त्याग करेगा तब क्या होगा, धनायन बनेगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर, कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है उसको चुनिए। तो दोस्तों अब देखेंगे रासायनिक बंधनों का टूटना उष्माशोषी कहलाता है क्या, नहीं, उसमें क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं, ये गलत है। रासायनिक बंधनों का निर्माण उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों, तो ये देखो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे गलत देखा है, यानी कि रासायनिक बंधन का टूटना ना ये उष्माक्षेपी होगा, ये क्या होगा, उष्माक्षेपी होगा, उष्माक्षेपी होगा, ठीक है। और दोस्तों ये क्या होता है, उष्माशोषी होता है, उष्माशोषी हो क्या होगा, उष्माशोषी हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कथन पहला और कथन दूसरा कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं, तो इस प्रकार जो है ना सभी गलत यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी आपको हम बता दें क्या सही था, आपने इसे देख लिया होगा। बढ़ते हैं इस सवाल की ओर, कह रहा है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि इसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो किसी भी कालीन की सफाई के लिए इसे जब छड़ी से पीटते हैं तो दोस्तों उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम का लागू होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण है इसके जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन साहब के द्वारा किया गया था। यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। दोस्तों यदि अभिलंब बल को दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण बल जो होगा, घर्षण गुणांक वो क्या होगा, समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति की किस दिशा में। तो दोस्तों घर्षण बल जो लगता है ना आपेक्षिक गति की क्या होता है, दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है घर्षण बल। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों, क्योंकि दोस्तों बर्फ में क्या होती है, सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होती है यहाँ पे कम होती है। लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए और सही व्यवस्था कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, स्थैतिक, फिर सर्पी और क्या होगा, फिर से लोटनिक यहाँ पे हो जाएगा। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। दोस्तों को पता है कि जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब, 1969 में किया गया था। उस वक्त जो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, एल के झा थे। कौन थे, एल के झा थे। और प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त, इंदिरा गांधी जी वहाँ पे प्रधानमंत्री थी। 1 रुपए के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों 1 रुपए का नोट जो है ना ये किसके द्वारा जारी होता है, तो ये वित्त सचिव के द्वारा जारी होता है, ठीक है। इसका परिचालन कौन करते हैं, आरबीआई द्वारा इसका परिचालन किया जाता है। एसबीआई सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो एसबीआई सहित कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। एसबीआई सहित कितना होगा, टोटल 12 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक अभी वर्तमान में भारत में है। ऐसा बैंक क्या कहलाते हैं जिनके 50% से अधिक शेयर निजी कंपनियों के पास होती है। दोस्तों से क्या बोलते हैं, निजी बैंक कहते हैं, प्राइवेट बैंक के नाम से जानते हैं। भारत में रुपए का अवमूल्यन कब अब तक कितनी बार और कब कब हुआ है। दोस्तों भारत में जो रुपए का अवमूल्यन हुआ है अब तक 3 बार हो चुका है। पहला दोस्तों 1949 में हुआ था, 1966 में हुआ था, फिर 1991 में हुआ था, ठीक है, 1991 में हुआ था। तो इस बात को आप देखेंगे तो आप जो अभी देखेंगे कि कितनी बार हो चुका है, तो 3 बार हो चुका है भारत में रुपए का अवमूल्यन। और आज का दोस्तों लास्ट बार हमारे पास है कि भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को अब खोला गया था। तो देखिए भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंकों को कब खोला गया था, 2015 में खोला गया था, ठीक है। मुद्रा योजना जो है इसमें 3 प्रकार की यहाँ पे लोन देने की बात कही गई है, तो इस बात को आपको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आप सभी के लिए जो है ना डे 9 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है और आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो एक अच्छा सा प्यार से कमेंट्स कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो से कितना हेल्प मिलता है। बाकी दोस्तों आपको इसी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।